नमस्कार। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की जब हम पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान उस समय चल रहे द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो कांग्रेस उसमें सरकार के साथ सहयोग करना चाहती थी, उसको परेशान नहीं करना चाहती थी। परंतु ब्रिटिश सरकार के रवैया ऐसा नहीं था कि कांग्रेस लंबे समय तक सरकार के प्रति सहयोग की नीति को अपना सकती। और अब कांग्रेस के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि जो कांग्रेस की अभी तक की नीति थी सरकार से सहयोग करने की, उससे उसकी प्रतिष्ठा जनता में घटती जा रही थी। अतः इसे अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ये आवश्यक था कि कांग्रेस आंदोलन का एक रास्ता अपनाए। कांग्रेस ने अगस्त 1940 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया। 17 अक्टूबर 1940 को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। नेहरू ने भी इसमें भाग लिया। देखा देखी अनेक लोगों ने सत्याग्रह किया, बंदी बनाए गए, हजारों व्यक्ति जेल गए। स्वयं आंदोलनकारियों के मार्गदर्शन के लिए गांधी जी जेल से बाहर रहे। इसी बीच सरकार ने जो 1940 में एक प्रस्ताव, जो कि अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, उसमें वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार करके वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया और भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। लेकिन न तो इसमें कांग्रेस शामिल हुई और न ही मुस्लिम लीग शामिल हुई। इधर युद्ध के मोर्चे पर ब्रिटिश सरकार की स्थिति नाजुक होती जा रही थी। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था। पूर्व एशिया में उसकी प्रगति बढ़ती जा रही थी। सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से जापान भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। बर्मा में अंग्रेज़ों की स्थिति नाजुक होती जा रही थी। ऐसी स्थिति में सरकार और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे के करीब आए। संभावित जापानी आक्रमण के कारण कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने का निश्चय किया। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने भी युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन को भारत भेजने का एक कारण यह भी था कि चीन और अमेरिका भी ब्रिटेन पर दबाव डाल रहे थे कि वे भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान करें। और इन परिस्थितियों से बाध्य होकर 23 मार्च 1942 को स्टैफर्ड क्रिप्स भारत पहुँचे और उन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत की। क्रिप्स की योजना के दो भाग थे। एक भाग जो युद्ध के समय लागू किया जाना था और जो दूसरा भाग था युद्ध के पश्चात लागू किया जाना था। युद्धकालीन स्थिति में ही तत्काल लागू होने वाले प्रस्ताव इसमें था और युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करेगी और इस औपनिवेशिक स्वराज में रहने या नहीं रहने का अधिकार भारत को होगा। युद्ध के पश्चात एक नई संविधान सभा भारत के लिए बनाई जाएगी, जिसके सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा और कुछ का देशी रियासतों के शासकों द्वारा किया जाएगा। किसी भी प्रांत या रियासत को संघ से अलग डोमिनियन स्टेटस पाने का अधिकार रहेगा। ब्रिटिश सरकार में और संविधान सभा में एक संधि होगी जिसमें अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय धार्मिक और अल्पसंख्यक जातियों को दिए गए आश्वासनों एवं सुरक्षा का वर्णन होगा।
परंतु क्रिप्स के प्रस्ताव भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सके। उल्टे इसने कांग्रेस और भारतीय जनता में अंग्रेज़ों के प्रति अविश्वास की भावना भर दी। क्रिप्स मिशन असफल हो गया। क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारतीय नेताओं में केवल दुख ही नहीं, असंतोष भी उत्पन्न किया। देशवासी काफ़ी निराश थे। इसी बीच विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति भी कमज़ोर पड़ गई थी। धुरी राष्ट्र जिसमें कि जर्मनी, इटली और जापान थे, सफलता प्राप्त करते जा रहे थे। भारत पर भी जापानी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। मलाया और बर्मा में जापानियों के कार्यों को देखकर भारतीयों में घबराहट होने लगी थी। अंग्रेज़ सरकार भी बहुत सशंकित थी। अंग्रेज़ों ने बंगाल में पीछे हटने की नीति का पालन करने की योजना बना ली थी। इससे यह खतरा उत्पन्न हो गया था कि बंगाल में जो भी औद्योगिक प्रतिष्ठान है, अर्थव्यवस्था है, वो संभवतः पूरी तरह नष्ट हो जाए। इन सभी कारणों से भारतीयों में आतंक और बेचैनी उत्पन्न हो गई थी। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इस पूरी परिस्थिति पर अपनी नज़र बनाए हुए थी। उसके मन में यह लगने लगा था कि जनता को इस निराशा और घबराहट से बचाने का एकमात्र उपाय यह है कि जनता को यह विश्वास दिला दिया जाए कि वह स्वयं अपना मालिक है और अपनी सुरक्षा के लिए उसे स्वयं ही तैयार होना है। ब्रिटेन पर उसको निर्भर नहीं रहना है। और इसीलिए गांधी जी ने सरकार से भारत छोड़ो और सत्ता भारतीयों को सौंपने की मांग की। वे इस बात के लिए तैयार थे कि अगर सरकार भारत को तत्काल सत्ता हस्तांतरित कर देती है तो अंग्रेजी सेना भारत में रह सकती है एवं भारतीय अड्डों से युद्ध का संचालन भी कर सकती है। अन्यथा कांग्रेस गांधी ने धमकी दी कि भारत की बालू से, भारत की मिट्टी से एक ऐसा आंदोलन होगा जो खुद कांग्रेस से भी बड़ा होगा। इस समय नेहरू और मौलाना आज़ाद गांधी के इस कार्य से सहमत नहीं थे, लेकिन सरदार पटेल और गांधी के प्रयासों से जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस महासमिति ने गांधी के अहिंसक विद्रोह के कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान कर दी और 7 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस का गांधी का स्वीकार हुआ। प्रस्ताव पेश करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष आज़ाद ने घोषणा की कि अंग्रेज़ अगर चाहें तो हिंदुस्तान छोड़कर जा सकते हैं, जैसे वो सिंगापुर, मलाया और बर्मा छोड़कर चले आए हैं। प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत और संयुक्त राष्ट्र दोनों के ही हित में होगा कि भारत में ब्रिटिश शासन की यथाशीघ्र समाप्ति हो। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में एक अस्थायी सरकार बनाई जाए और तब भारत अपने सभी साधनों को नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद के आक्रमण के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक परंतु व्यापक जन आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में 8 अगस्त 1942 की रात्रि को कहा, मैं तुरंत स्वतंत्रता चाहता हूँ। अगर हो सके तो आज ही रात मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज़ पर संतुष्ट नहीं हो सकता। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, हम भारत को स्वतंत्र करेंगे या इस प्रयास में मर मिटेंगे।
हम अपनी गुलामी को स्थायी बनाया जाता देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। सरकार पहले से ही कांग्रेस की तरफ से आशंकित होकर उसकी गतिविधियों पर निगाह रखे हुए थी। अतः 9 अगस्त 1942 के प्रातः ही गांधी, कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य और अनेक नेता मुंबई में तथा देश के अन्य भागों में गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना में आगा खान महल में सरोजनी नायडू के साथ रखा गया। अनेक नेताओं को अहमदनगर किले में बंद कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद पटना में नज़रबंद किए गए। जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार कर हजारीबाग के केंद्रीय कारागार में रखा गया। इन सूचनाओं से जनता में क्रोध की लहर फैल गई। भावनाएं अनियंत्रित हो गई। सारे नेता जेल में थे। अब जनता को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था। फलतः गुस्से में जनता ने हिंसा और विरोध का सहारा लिया। जगह जगह हड़ताल और प्रदर्शन हुए। अंग्रेज़ों के विरोध में जुलूस निकाले गए। गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग सर्वत्र गूंजने लगी। इस आंदोलन में छात्रों, मजदूरों, किसानों, जनसाधारण सभी ने हिस्सा लिया। सरकार की दमनात्मक कार्यवाहियों ने गुस्से की लहर और भी तेज कर दी। फलस्वरूप क्रुद्ध जनता ने कहीं कहीं पर अंग्रेज़ों की हत्या भी कर दी। डाक खानों में आग लगाना, रेल की पटरियों को उखाड़ना, टेलीफोन के तारों को काट देना आंदोलनकारियों के नियमित कार्य बन गए। अनेक जगहों पर आंदोलनकारियों ने अपनी समानांतर सरकारें स्थापित कर ली। ब्रिटिश सरकार का नामो निशान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के अनेक भागों से कुछ समय के लिए मिट गया। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए और अपने सहयोगियों के साथ आज़ाद दस्ता बनाकर सशस्त्र संग्राम की तैयारी एवं जन क्रांति का कार्य करने लगे। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सरकार इन घटनाओं को शांति से देख रही थी। वह अपना दमन चक्र चला रही थी। उग्र भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस और सेना लाठी और गोली का इस्तेमाल कर रही थी। निहत्थी भीड़ पर हवाई जहाज़ से मशीन गनों द्वारा अनेक स्थानों पर गोलियां चलाई गई। अनुमान है कि पुलिस की गोलियों से करीब 10,000 व्यक्ति मौत के घाट उतार दिए गए। हजारों व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। अमानुषिक और अमानवीय अत्याचार किए गए। गांवों पर सामूहिक जुर्माने लगाए गए। ग्रामीणों की कोड़ों से पिटाई की गई। कुल मिलाकर देश एक पुलिस राज्य में बदल गया। पुलिस और सेना की गोलियों से 10,000 से अधिक लोगों को मार डालने के बाद देश में 1857 ईस्वी के बाद इतना भयंकर और देशव्यापी दमन कभी नहीं हुआ। जिस समय कांग्रेस के आह्वान पर जनता अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य कर रही थी, उसी समय देश में कुछ ऐसे व्यक्ति और राजनीतिक दल भी थे जो इस आंदोलन के विरोधी थे। मुस्लिम लीग इससे अलग रही। कुछ समय पश्चात उसने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में बांटो और भागो का नारा दिया। कम्युनिस्ट पार्टी भी आंदोलन विरोधी थी। देशी रियासतें इससे अलग थी। फलस्वरूप पूर्ण समर्थन के अभाव और सरकारी दमन के कारण 1942 की क्रांति असफल हो गई। आंदोलन को सरकार ने बर्बरतापूर्ण ढंग से कुचल दिया। लेकिन कुचलने जाने के बावजूद इस आंदोलन का महत्व कम नहीं हो जाता है।
आंदोलन की दो महान उपलब्धियां थी, यदि हम विपिन चंद्रा के शब्दों में इनको वो कहें। इसने आंदोलन ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत के आक्रोश और स्वतंत्र होने के संकल्प को प्रभावशाली और सुनिश्चित ढंग से व्यक्त किया। उसने बहुत मजबूत तरीके से अंग्रेज़ों को यह बता दिया कि देश में जो राष्ट्रीयता की भावना है वो सीमा के पार यानी अपने चरम तक पहुंच चुकी है, जहां पर कि आम जनता अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए बड़ी से बड़ी तकलीफ़ उठाने और बलिदान करने को तैयार है। 1942 के आंदोलन के बाद अंग्रेज़ शासकों के दिमाग में यह बात अच्छी तरह से घर कर गई थी कि अब भारत में उनके साम्राज्यवादी शासन के सिर्फ गिने चुने दिन रह गए हैं। इस तरह से 1942 का आंदोलन एक अर्थ में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की समाप्ति का परिचायक है। कुल मिलाकर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेज़ों को यह विश्वास दिलाने में सफल रहा कि अब भारत में उनके दिन लद